फ्रेंड्स, मैं ममता चाहार ममता लर्न अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज है टॉपिक अरस्तु। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आज लेके आई हूँ अरस्तु के बारे में और अरस्तु से रिलेटेड सारे फैक्ट 1 या 2 स्लाइड में आपको अरस्तु से रिलेटेड सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो मिल जाएंगे, जिससे आपके सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। जितने उसने क्या कथन दिया, उनकी क्या जीवनी रही, उनके क्या सिद्धांत रहे, उन्होंने क्या क्या किया, सारी चीज़ें, और जो अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारा कलेक्शन में एक साथ लेके आई हूँ। तो प्रीवियस ईयर पेपर का कलेक्शन और आने वाले क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनका कलेक्शन, तो देखते रहिए अरस्तु। चलिए लेट्स स्टार्ट विद अरस्तु। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये जनक तो पता नहीं किस किस चीज़ के हैं। अरस्तु तुलनात्मक राजनीति के जनक हैं, राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, इनका जन्म स्थान 384 BC में हुआ था, मैसिडोनिया में, यूनान में। ठीक है, इनका जन्म स्थान याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। इनका विद्यालय का नाम क्या था जहाँ से इनकी शिक्षा हुई थी? द लाइसियम। ये भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो अरस्तु का विद्यालय का नाम है लाइसियम। इसे भ्रमणशील दार्शनिक विद्यालय भी कहा जाता है, भ्रमणशील दार्शनिक विद्यालय। प्रथम राजनीतिक विज्ञान की संज्ञा दी मैक्सी ने। तो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसने दिया? मैक्सी ने। ये भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक विज्ञान की संज्ञा किसने दी? तो वो था मैक्सी। अन्य नाम क्या है इसके अरस्तु के? तर्कशास्त्र का जनक, तुलनात्मक राजनीति का पिता, संविधानवाद का पिता, नागरिक समाज के आधुनिक विचार के जन्मदाता। इन्होंने कम से कम 150 से ज़्यादा संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, इसलिए संविधानवाद का पिता भी बोलते हैं, तुलनात्मक राजनीति का भी पिता बोला जाता है, और नागरिक समाज के आधुनिक विचार के जन्मदाता। तो भैया इन्होंने अपनी एक खुद की लाइब्रेरी बना ली थी संविधान को स्टडी करने के लिए। तो इनकी अध्ययन पद्धति है आगमनात्मक, विशेष से सामान्य की ओर। और प्लेटो की क्या थी? निगमनात्मक। थोड़ा वर्ड ऐसा है जो बोलने में नहीं आ रहा, निगमनात्मक। ठीक है, आप समझ जाइए। तो प्लेटो की निगमनात्मक थी और अरस्तु की आगमनात्मक। अरस्तु से याद रखिएगा, आगमनात्मक, अरस्तु आगमनात्मक, जो जिसमें क्या होता है, विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं। मतलब पहले हम सब जैसे हम पहले किसी भी चीज़ सब्जेक्ट की पहले स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें, फिर उसके बाद NCERT पर जाएं, तो वो हो गया विशेष से सामान्य की ओर आगमनात्मक पद्धति। संख्या के आधार पर, और इन्होंने कुछ विभाजन किया है शासन का संख्या के आधार पर, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। जैसे संख्या के आधार पर इन्होंने शासन की प्रणाली का विभाजन किया है। तो एक व्यक्ति का शासन, जिसको हम बोलते हैं राजतंत्र, और इसका विकृत रूप हो जाता है निरंकुश तंत्र। कुछ व्यक्तियों का शासन अभिजन तंत्र, जिसको कुलीन तंत्र भी बोलते हैं, और इसका विकृत रूप या भ्रष्ट रूप क्या हो जाएगा? गुटतंत्र। ठीक है, बहुत लोगों का शासन प्रजातंत्र, और जो अभी जिसका विकृत रूप क्या है? लोकतंत्र, जो भी चल रहा है हमारे देश में। तो लोकतंत्र क्या है? प्रजातंत्र का बिगड़ा रूप है, विकृत रूप या भ्रष्ट रूप है, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो इन्होंने ऐसे 3 विभाजन दिए थे। तो संख्या के आधार पर देख लेते हैं। एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र में इसका जो भ्रष्ट हो जाएगा राजतंत्र, तो निरंकुशता आ जाएगा। जब कुछ व्यक्ति उसमें से निकलेंगे, कुछ व्यक्ति अपने शासन प्रणाली बनाएंगे, जिसको अभिजन तंत्र बोलते हैं, कि जो उच्च वर्ग होता है, इसमें कुछ भ्रष्टता आ जाएगी तो गुटतंत्र हो जाएगा। फिर बहुत लोग मिलेंगे, सर्वहारा वर्ग मान लो, जो शासन बनाएंगी, और फिर प्रजातंत्र आएगा। प्रजातंत्र में अगर कुछ भ्रष्ट चीज़ आ जाती हैं तो वो से लोकतंत्र या भीड़तंत्र आ जाता है, जिसको सबसे निकृष्ट तंत्र बोला जाता है, निकृष्ट शासन प्रणाली बोला जाता है। अरस्तु की बुक कौन कौन सी थी? पॉलिटिक्स, तत्वमीमांसा, फिजिक्स और रिटोरिक्स। तो पॉलिटिक्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑफ अरस्तु, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी विशेषता क्या थी राज्य की? अरस्तु के राज्य की विशेषता क्या थी? राज्य का स्वरूप जैविक है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। राज्य व्यक्ति का स्वरूप जैविक है, जैविक मतलब नेचुरल। ठीक है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन। अब ये राज्य को महत्व देते हैं, जबकि प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने कहा था राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, और इसने क्या बोला है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। राज्य केवल समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है। तो राज्य को बहुत इंपॉर्टेंस मानता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस देता है।
राज्य क्रमिक विकास हुआ है, एकदम से नहीं आया राज्य क्रमिक विकास हुआ है। संविधान राज्य की पहचान है, संविधान राज्य की पहचान है। तो राज्य को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। राज्य का स्वरूप जैविक है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है, व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, और राज्य केवल समुदाय नहीं सर्वोच्च समुदाय है। तो ये राज्य का क्रमिक विकास हुआ है, और राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, उसकी पहचान जो होती है, वो संविधान होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अरस्तु से रिलेटेड कुछ कथन देख लेते हैं। राजनीतिक शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है, ये अरस्तु ने बोला। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, मतलब व्यक्ति से पहले आया है राज्य। प्लेटो के विपरीत बोला है इसने। परिवार नागरिक की प्रथम पाठशाला है। समय की दृष्टि से परिवार पहले, या परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। समय की दृष्टि से परिवार पहले है, और प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। जब बहुत से गांव एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार मिल जाते हैं कि वह केवल एक ही समाज का निर्माण करते हैं, तब वह समाज राज्य बन जाता है। ये किसने कहा? अरस्तु ने। केवल जीवन मंत्र की आवश्यकता के लिए राज्य उत्पन्न होता है, और अच्छे जीवन की उपलब्धि के लिए राज्य कायम रहता है। मतलब जीवन की स्थापित करने के लिए राज्य उत्पन्न होता है। जीवन मंत्र की आवश्यकता के लिए, जीवन की आवश्यकता के लिए राज्य उत्पन्न होता है, और जीवन को बनाए रखने के लिए जो भी उसकी स्थिति है उसके लिए कायम रहता है। मनुष्य का स्वरूप राजनीतिक शास्त्र का ध्येय होना चाहिए, ये अरस्तु ने बोला। जिस व्यक्ति को किसी राज्य के विचारणात्मक अंग या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति प्राप्त हो, उसे राज्य का नागरिक कहा जाता है। मतलब जो राज्य में प्रशासन में भाग ले सके, राज्य के प्रशासन में भागीदारी कर सके, राज्य के विकास में भागीदारी कर सके, वही राज्य का नागरिक है। जिसमें इन्होंने स्त्री, दास और बुजुर्ग लोग जो विकास में भाग नहीं ले सकते, राज्य के विकास में वृद्धि में भाग नहीं ले सकते, विकास की वृद्धि करने में भाग नहीं ले सकते, उनको ये राज्य नहीं नागरिक नहीं मानते। तो इसका मतलब यही है, इट मीन्स कि व्यक्ति को, वही व्यक्ति नागरिक होगा जो राज्य के प्रशासन में भाग लेने की शक्ति प्राप्त हो, या राज्य के प्रशासन में भाग ले सकता है, या उसमें उसकी सामर्थ्य है, क्षमता है। बाकी जैसे स्त्री, दास हो गए, इनको इन्होंने नागरिक की कैटेगरी से बाहर रखा है। अपने जन्म के समय ही कुछ लोग पराधीनता के लिए और नियत होते हैं, और कुछ लोग शासन करने के लिए। तो ये मानते हैं कि कुछ दो तरह के लोग होते हैं जन्म से ही, एक शासन करने के लिए आते हैं और एक शासित होने के लिए आते हैं। तो मतलब एक पराधीनता के लिए आते हैं, मतलब दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और कुछ लोग शासन अपने राजा की तरह रहते हैं। तो ये जन्म से ही होता है। तो ये इन्होंने दो वर्गों में विभाजित कर दिया राज्य को।